हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पार्ट 2 को लेकर। इससे पहले मैंने जून से लेकर नवंबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है उसका भी वहाँ पे दिसंबर मंथ तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पे जनवरी मंथ अभी चल रही है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है यहाँ से भी आप वीडियोस के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिस्कशन किया जा रहा है वो स्पेशली सिर्फ फोकस करके बनाया गया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और ईपीएफओ के लिए। तो वहाँ किससे जो भी ये दोनों एग्जामिनेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स है इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, क्योंकि मैंने जैसा बोला है आपको कि 90 से 95% तक का सिलेबस आपको मैं इस जगह में कवर करा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस करंट अफेयर्स के लिए तो मेरी तरफ से आप एकदम एश्योर मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी स्टैटिक पार्ट में आप फोकस करें। यहाँ पे मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगा। शायद ही होगा एक आध क्वेश्चन जो कि आपको थोड़ा बाहर से मिलेगा, वो भी आप इंटर रिलेट करके जरूर कर पाएंगे। तो ये कुछ हो गया आज की बातें जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। अच्छा, आज की बातें कुछ मैं बोलना चाहूँगा कि जो हम जो डिस्कस अभी करने वाले हैं इसमें कुछ आपको यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग फोर्स है ना हमारी तरफ से जो भेजा गया है उससे रिलेटेड कुछ बात होगा, और हमें वहाँ पे अवार्ड्स भी मिले हैं तो इसलिए हम उससे रिलेटेड कुछ ऑलरेडी मतलब डिस्कशन तो कर ही लिए थे। आज कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मंगूज का जो बहुत ट्रेड चल रहा है, उसके जो मंगूज होता है ना ये इसके हेयर्स का ना ट्रेड चलता है, देख रहे हैं आप इस हेयर से इनको ब्रशेस बनाए जा रहे हैं। तो इसका ट्रेड को रोकने के लिए कुछ ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हमारे एनवायरनमेंट और हमारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जरूरी है, कहीं भी आप कोट कर सकते हैं। तो इस सब से रिलेटेड कुछ जो ऑपरेशन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ मेरे कुछ जो मेरे पर्सनली भी अटैच हो सकते हैं, मेरे कुछ पर्सनल सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के द्वारा, जिसमें आपको सारे जो भी आप चैनल में के जो टेलीग्राम और ट्विटर में जिस तरह से मिलते हैं आपको यहाँ पर भी आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ एक साथ मिल जाया करेंगे। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप और मैं एक जगह किसी चीज़ के लिए अगर ठान ले तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। तो दोनों की तरफ से कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, दोनों की तरफ से इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी जाके हम कुछ अचीव कर पाएंगे। वरना अचीव तो करेंगे बट जो हमें चाहिए 100% वो शायद ना कर पाए, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से आप और भी बहुत सारी इनोवेटिव क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। जैसे एसएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा रेलवेज के भी चल रहे हैं और यूपीएससी का मैं खुद यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके अलावा स्टेट पीसीएस का भी हाल ही में अभी स्टार्ट होने वाला है, बीपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस को फोकस करके, और उसके बाद जेपीएससी और यूपीपीएससी से रिलेटेड भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारे कुछ कुछ आपको क्लासेस मिल जाएंगे हमारे चैनल में। अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो फिर भी आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार आप लोग देखें। मे भी हो सकता है कि आप लोग को कोई जिस जगह में आपको कुछ छूटा जा रहा था अपने पहले के क्लासेस में, या आप जो इंडिविजुअल कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको शायद हो सकता है कि आप जो अभी थोड़े कहीं पर जगह कम जा रहे हैं तो यहाँ पे आप 100% अचीव शायद कर सकें, शायद कर सकते हैं। एक बार आपको देखने में कुछ नहीं जा रहा है और बहुत सारे क्लासेस है यहाँ पे, तो वो सब में भी अगर आप ध्यान दिए तो शायद आपको आप और मैं हम मिलके हम कुछ ना कुछ बहुत बेहतर कर पाएंगे। या अगर वो फ्रेंड्स जो ऑलरेडी इस तरह की क्लासेस लेने के लिए इच्छुक हैं बट कुछ पैसों की वजह से या किसी रीज़न की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए अभी तक कोई क्लासेस, तो उनको भी एक बार सजेशन दे सकते हैं, मे भी शायद उनके लिए यूज़फुल हो जाए। और अगर आप 1% भी अगर किसी का मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ पैर पीछे मत करिएगा, क्योंकि आप जिस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले अपना से ज़्यादा किसी और के लिए बारे में सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप एक रियल लाइफ के मतलब एक एज ए एस्पिरेंट के तौर पर आ सकेंगे, रियल लाइफ एक सिविल सर्वेंट बन सकेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ जो भी है प्लीज़ ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि सिर्फ अपने लिए मत सोचिए, हमें सबके लिए सोचते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमारा जैसा कि हमेशा शुरू करने से पहले मॉर्निंग हो या इवनिंग सेशन हो, एक हम मैप क्वेश्चन करते हैं। तो जो आज का मैप क्वेश्चन है वो है देवनी मोरी। ये देवनी मोरी से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि किस जगह में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये देवनी मोरी आखिर है क्या? तो ये गुजरात में, सबसे पहले मैं बता दूं सॉरी कि ये गुजरात में लोकेटेड है। तो ये है क्या? ये वर्ल्ड का सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू जो कि गौतम बुद्धा का, उनको बनाने का मतलब ये गौतम बुद्धा का सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू बनाने का मतलब प्रपोजल किया गया है कहाँ पे? देवनी मोरी में। ये देवनी मोरी का है जो सबरकंथा डिस्ट्रिक्ट है ना गुजरात में, ये यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो रिमेन्स ऑफ द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है ना बिलोंग्स टू 3rd से 4th सेंचुरी।
ये देख पा रहे होंगे, ये बुद्धिस्ट साइड से टोटल गुजरात है, ये गुजरात है आपका, ठीक है। ये आपको यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ, और यहाँ पे कैम्बे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये देख पा रहे हैं जो कि रेड डॉटेड है ना, ये सारे गुजरात के आपको बुद्धिस्ट साइड है। तो ये जो देवनी मोरी है ना, ये देवनी मोरी एकदम आपको गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे मिलेगा, बट है ये गुजरात में, बट एकदम बॉर्डर से टच करता हुआ है, ठीक है। तो ये देवनी मोरी में ना यहाँ पर ही सबसे बड़ा, मतलब सेकेंड, सबसे बड़ा तो नहीं बोल सकते, सेकेंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्टैचू बनाने का प्रपोजल किया गया है, ठीक है। जो सबसे वर्ल्ड लॉन्ग मतलब लार्जेस्ट मतलब स्टैचू जो है हमारे सरदार पटेल जी का, वो भी आपको गुजरात में ही मिलेगा। तो ये और भी एक चीज़ और है जो कि वहाँ पर ही बनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, बहुत अच्छे हमारे कंट्री में ही इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट हो जाएंगे, ऑलरेडी हैं, तो टूरिज्म से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिशियल होगा, क्योंकि टूरिज्म से रिलेटेड भी जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया जाता है ना। तो ये भी चलिए देखते हैं, इसके बाद और भी बहुत सारे, क्योंकि जानते हैं बुद्धिज्म हमारे पूरे वर्ल्ड से बुद्धिज्म से रिलेटेड इतने सारे, जैसे गया हो गया या और भी आपको सांची स्तूपा हो गया, ये सबको विजिट करने के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं टूरिस्ट विजिट करने के लिए। तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर इस तरह का कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। और शुरू करने से पहले फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन में आए, वीडियो को पॉज करना है आपको, और फिर खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद प्ले करके देखिए कि आपका और मेरे अप्रोच जो जिस तरह से सॉल्व किया जा रहा है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग कुछ इस तरह का बात होगा, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएन मिशन इन साउथ सूडान, जो इसके बारे में मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है। साउथ सूडान से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन का जो अभी देखा है मैंने आपको स्टार्टिंग के अपने फर्स्ट पेज में, वो उससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यूएन मिशन इज ए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन फॉर साउथ सूडान स्टेबलाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। तो क्या इनके द्वारा यूएनएससी के द्वारा ये मतलब स्टेबलाइज किया गया है? चलिए देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है कि इट इज मैंडेट, ये मैंडेट है या मैंडेटरी नहीं है, टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान इन डेवलपिंग इट्स कैपेसिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, टू स्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ एंड टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी एंड जस्टिस सेक्टर्स। मतलब एक एरिया जो साउथ सूडान इतना मतलब पूरा डिस्टर्ब एरिया है, उसको कैसे वहाँ पे पीस लाया जा सके, उसके लॉज से रिलेटेड उस बनाने में उनको मदद किया जाए, जस्टिस से रिलेटेड उनमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और बहुत सारे कानून लेके आया जाए, कैसे उनको सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ किया जाए, ये सबसे रिलेटेड बात बोला जा रहा है कि, और ऊपर से ये मैंडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ सही बात है क्या? चलिए देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि एट प्रेजेंट देयर आर नो इंडियन पीस कीपर्स, बोल रहा है कि अभी के टाइम में अभी तक कोई भी इंडियन पीस कीपर्स नहीं है जो साउथ सूडान में गए हुए हैं। तो क्या सही बात है? चलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों ने मेरे पहले स्टार्टिंग के पेज में जब मैं बता रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर तो आप चुटकी में निकाल दिए, है ना। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 3 सिर्फ गलत है, क्योंकि इंडियन नो बोल दिया हम, मैं तो आपको डायग्राम के साथ दिखा के बोल दिया कि इंडियन सोल्जर्स जो है ना वहाँ गए थे एज अ पीस कीपर बन के, और वहाँ पे उन्होंने सारा काम किया, लगभग 150 लोग गए थे और उन्होंने उतना काम किया कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से उनको एक अवार्ड भी मिला, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा मतलब वर्ल्ड लेवल पे हमें अप्रेजिंग किया जा रहा है कि इतना अच्छा हमने काम किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ की वजह से ये न्यूज में था। और भी एक आपको ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन से रिलेटेड एक और आपको क्वेश्चन में दूंगा, थोड़ी देर बाद दूंगा, क्योंकि तुरंत अब देंगे तो आपको बस तुरंत इंटर रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको इंस्टेक्स से रिलेटेड है, यह है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। इससे रिलेटेड हमने हाल ही में अपने एनालिसिस वाले मॉर्निंग वाले क्लास में किया ही था। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज, मतलब ये इंस्टेक्स जो है ना, इज चाइनाज पेमेंट मैकेनिज्म स्टेबलाइज्ड इन 2019। तो ये चाइना का है या किसी और कंट्री का, देख लेते हैं। इट्स मिशन इज टू फैसिलिटेट नॉन यूएसडी ट्रांजैक्शन। इसका ये जो मिशन है इसका सिर्फ एक ही फंडा है कि बिना यूएस डॉलर जो है ना उसका ट्रांजैक्शन हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या सही बात है? यूएस डॉलर है या कोई और डॉलर है या कोई और करेंसी है, क्योंकि चाइना का यहाँ दे दिया, ठीक है। एंड नॉन स्विफ्ट टू अवॉइड ब्रेकिंग यूएस सैंक्शंस। तो यूएस सैंक्शंस को हम अवॉइड करते हुए, इसलिए नॉन स्विफ्ट को भी हम यूज नहीं करेंगे। स्विफ्ट क्या है? एक कोड है, ठीक है, मैसेजिंग टाइप का है, कोड है, यहाँ से कोई मनी ट्रांजेक्शन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ बोला जा रहा है, दोनों स्टेटमेंट भी देख लिया, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं सही आंसर है क्या, ठीक है। तो आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 2 ही सिर्फ सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि चाइना वाला बात ये सही नहीं है, ठीक है। ये तो सही है, यूएसडी ट्रांजैक्शन करना नहीं है और स्विफ्ट से रिलेटेड, ये है क्या आखिर में?
तो ईरान को जो सैंक्शन लगाया गया था, तो ईरान ने क्या बोला था, 6 आपको टाइम दिया था यूरोपियन कंट्रीज को कि मुझे 60 दिन का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना वापस से न्यूक्लियर एक्टिविटीज स्टार्ट कर दूंगा। तो उसी के बीच में 6 कंट्रीज, जो 6 कंट्री यूरोपियन कंट्रीज है ना, वो लोग सामने आए, जो कि थे बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये कंट्रीज सामने और आए और बोलते हैं कि हम एक पेमेंट मैकेनिज्म सेटअप कर रहे हैं जो कि सिक्योर करेगा ट्रेड विद ईरान, एंड वो क्या करेगा, स्कर्ट कर देगा यूएस सैंक्शन को। मतलब यूएस जो भी सैंक्शन लगाया ना ईरान को, यूएस सैंक्शन क्यों लगाया, क्योंकि आप यूएस डॉलर यूज नहीं करना है आपको। सैंक्शन का मतलब वही ना, यूएस डॉलर से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल लेना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आप बोले हम यूएस डॉलर ही यूज नहीं करेंगे आफ्टर, मतलब इस तरह का, जैसे कि न्यूक्लियर डील से जब से यूएस बाहर गया है मई मंथ में, उसके बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे ईरान में, तब जाके ईरान ने, मतलब यूरोपियन यूनियन के ये कुछ कंट्रीज ने इस तरह का स्टेप लेने का सोचा, ठीक है। उसके अलावा इसका जो मेन फीचर बोल रहा है कि ये अलाउ करेगा ट्रेड करना यूरोपियन यूनियन और ईरान कंट्रीज के बीच में बिना किसी डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे डिपेंड हुए, जो कि यूएसडी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। यूएसडी माना जाता है एक बहुत ही स्टेबलाइज करेंसी है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे इसे बहुत ही नंबर 1 में दिया जाता है ना। तो इसको इसी से रिलेटेड बोला जा रहा है कि हम यूएसडी पे डिपेंड नहीं होंगे, हम इंस्टेक्स का यूज करते हुए हम ईरान के साथ बिजनेस करेंगे। तो इसलिए चाइना नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज है, तो इसीलिए आपको पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ करेक्ट ही पूछा जा रहा है। तो ये राज्यसभा और ये हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट traces its history to the first bicameral legislature introduced in British India in 1919 as a consequence of Montagu-Chelmsford reforms। तो सबसे पहला ये क्या, फर्स्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या 1919 में जो मोंटेग्यू केम्सफोर्ड जो है इनके द्वारा ही लेके आया गया था, उसी वक्त उसी चीज को हम लोग अपर हाउस का सिस्टम को अपने पार्लियामेंट में फॉलो किए हैं। चलिए देख लेते हैं, सही बात है, ठीक है। ये 1919 और ये क्या 1919 से फर्स्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर, थोड़ा ये स्टैटिक पार्ट इसमें ऐड कर दिया है। क्यों ऐड कर दिया है, क्योंकि राज्यसभा से रिलेटेड ही अपर हाउस से रिलेटेड न्यूज में बना था कुछ बात, मैं आपको आंसर के बाद बताऊंगा। दूसरा स्टेटमेंट है, अनलाइक द यूएस सेनेट, इंडियाज राज्यसभा डज नॉट हैव मोर मेंबर्स फ्रॉम पॉपुलर स्टेट्स। मतलब बोल रहा है कि जिस तरह यूएस सेनेट है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में भी 2 है, यूएस सेनेट है और आपको जो पीपल्स, आपको रिपब्लिक है, ठीक है, पीपल्स हाउस है। तो वहां पे ये जो बोल रहा जा रहा है कि सेनेट हो गया वहां का राज्यसभा, तो वहां के जो सेनेट है ना, उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबर्स बढ़ते और घटते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया डज हैव मोर मेंबर्स फ्रॉम पॉपुलर स्टेट्स, जैसा यहाँ है वैसा वहां नहीं है, वहाँ इक्वल नंबर ऑफ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यूपी से ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स गए हैं राज्यसभा में, आपको उसी जगह में मणिपुर से कम है। तो इस तरह का चीज बोला जा रहा है, यूएस में ऐसा नहीं है, तो क्या सही बात है। चलिए देख लेते हैं ये जो डज हैव जो बात है या डज नॉट हैव होगा। तीसरा है कि राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन एंड कैन नॉट बी प्रोरोग्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन ये हो गया आपको कीवर्ड, और इस स्टेट में एक और कीवर्ड होगा कि कैन नॉट बी प्रोरोग्ड बाय द प्रेसिडेंट। कैन नॉट बी प्रोरोग्ड मतलब एक तरह से सस्पेंड करना हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, आज सेशन चल रहा है, प्रेसिडेंट आए और उसको सस्पेंड कर दिया, फिर से अब अगले टाइम में होगा, किसी और टाइम में होगा उस सेशन राज्यसभा का। तो ये कैन नॉट और ये नॉट सब्जेक्टेड, ये यहाँ का कीवर्ड हो गया। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं सही आंसर है क्या। तो आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, 3 गलत है, क्योंकि कैन नॉट जो बात है ना ये गलत है। ये लोकसभा की तरह राज्यसभा को भी ना प्रोरोग किया जा सकता है, मतलब सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट हाँ राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जाता है कभी भी। इसके मेंबर्स हर 2 साल में रिटायरमेंट होते रहते हैं, बट ऐसा बात नहीं है, मतलब 1/3 मेंबर तो हर साल ही रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, बट हाँ ये प्रोरोग किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिव्यू पिटीशन। तो रिव्यू पिटीशन से रिलेटेड हमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चलिए देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट्स और ऑर्डर्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि एनी, कोई भी कानून, कोई भी वो जजमेंट दिए हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं क्या। तो एनी होगा या कोई पर्टिकुलर केसेस का ही होता है, चलिए देख लेते हैं। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रूलिंग कैन सीक अ रिव्यू। तो क्या सही बात है, कोई पर्सन एग्रीव्ड कर रहा बाय अ रूलिंग कैन सीक अ रिव्यू। तो ये क्या सही बात है कि अगर किसी को न्याय नहीं मिला है, मतलब न्याय नहीं मिला है, तो वो रिव्यू के लिए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, एनी पर्सन वाला बात यहाँ पे कीवर्ड हो गया है ना।
तीसरा स्टेटमेंट है द कोर्ट एक्सरसाइजेज इट्स डिस्क्रिशन टू अलाउ अ रिव्यू पिटिशन ओनली व्हेन इट शोज द ग्राउंड्स फॉर सीकिंग द रिव्यू। तो बोला जा रहा है कोर्ट एक्सरसाइज करता है ये डिस्क्रिशन टू अलाउ अ रिव्यू पिटिशन ओनली, ठीक है, ओनली व्हेन इट शोज द ग्राउंड्स फॉर सीकिंग द रिव्यू। अपना ग्राउंड जब वो रिलीज करेगा, बताएंगे कि किस ग्राउंड में वो रिव्यू चाह रहे हैं, तभी जाके उनको रिव्यू पिटिशन फाइल करने का मौका दिया जाएगा। तो ये क्या सही बात है? चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सही आंसर है क्या? तो ऑप्शन डी यानी तीनों के तीनों ही सही है। ओनली वाला भी बात सही है। एनी पर्सन, कोई भी जा सकते हैं, अगर उनको साथ लग रहा है उनको न्याय नहीं हुआ है तो अपना वैलिड पॉइंट्स लेके, वैलिड आप प्रूफ लेके जाएं और उसके बाद रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट या जो कोई भी जो ये आपको जज दिख रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो किसी भी अपना जो जजमेंट दिए हुए हैं पास्ट में उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बात सही थे। और ये जो आर्टिकल का से वो पावर ले रहे हैं वो है आर्टिकल 137, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो ऐसा उनके पास पावर रहता है कि वो वापस से रिव्यू कर सके, ठीक है। उसके अलावा एज पर द सिविल प्रोसीजर कोड एंड द सुप्रीम कोर्ट रूल्स एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय, मतलब सिविल जो प्रोसीड्यूर कोड है ना इसके तहत और सुप्रीम कोर्ट रूल्स दोनों में ही दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें दिया हुआ है, दोनों में ही दिया हुआ है कि रिव्यू पिटिशन कोई भी जिनको लग रहा है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो वो आगे जाके मतलब इस तरह का रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है। पहला में बोल रहा है कि बीआरओ कंट्रीब्यूट्स टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर स्टेट्स। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है बॉर्डर स्टेट्स में क्या? सोशियो इकोनॉमिक करता है कि कुछ और बात है, कोई और चीज करता है, देख लेते हैं। दे कंस्ट्रक्टेड द डेलाराम जरंज हाईवे इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में ये चीज कंस्ट्रक्शन किया है या किसी और एरिया में? ये क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया था, वहां पे थोड़ा सा तोड़ मोड़ के था। तो उम्मीद करता हूँ अगर वो क्वेश्चन आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। द बीआरओ वर्क्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द इंडियन आर्मी इन केसेस ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स। तो इंडियन आर्मी के साथ वो पूरा क्लोज एलाई बन के काम करते हैं जब कोई नेचुरल डिसास्टर होता है। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। तो आपको ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही सही है, ठीक है। ये बीआरओ के साथ ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करते हैं जो भी बॉर्डर स्टेट्स हैं। टोटल कितने बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं कि टोटल कितने बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। जो कितने भी बॉर्डर से कोस्टल स्टेट्स को भी बताइए कितने सारे कोस्टल स्टेट्स हैं और कितने सारे बॉर्डर स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनली टच करते हैं किसी और कंट्री को, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ये जो बीआरओ है ना, ये दिलाराम जगरंज हाईवे ना अफगानिस्तान में 2008 में बनाए थे, ध्यान दीजिएगा। और फरखोर और आईनी एयर बेसिस जो कि ताजिकिस्तान का है, उनको भी उन्होंने रिस्टोर और रिपेयर करने में मदद किया था। तो ये बीआरओ के द्वारा ही वहां जाके मदद बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो प्लीज इसे ध्यान में रखिए। दिलाराम जगरंज हाईवे और यहाँ पे एयर बेसिस फरखोर और आईनी का जो एयर बेसिस ताजिकिस्तान का, उसके ऊपर बनाया था, ठीक है। एक बार ताजिकिस्तान का लोकेशन भी आप देख लीजिएगा, काफी ज्यादा उस अभी जब कुछ न्यूज में बना है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है एमिशंस गैप रिपोर्ट मेजर्स। तो ये ईजीआर जो है ना, ईजीआर से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एवरी ईयर अप टू 2025, ये जो मेजर्स है ये किया गया है 2025 तक का मेजर। चलिए देख लेते हैं। द कमिटमेंट्स कंट्रीज the commitment countries are making to reduce their emissions and the impact these commitments are likely to have on overall emission reduction। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रहा है, एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है किसी रिपोर्ट को, वो भी एमिशन गैप। तो ये ऐसे स्टेटमेंट ज्यादातर जो होता है ना वो सही होते हैं, है ना। कितने बार मैं पहले भी ऑलरेडी आपको एटलीस्ट हर सेशन में एक बार मैं आपको 1 से 5 बार तो कम से कम मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट, द पेस ऑफ एट विच एमिशंस मस्ट बी रिस्टोर्ड मस्ट बी रिड्यूस्ड टू रीच एन एमिशन लो दैट वुड लिमिट टेम्परेचर इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो लिमिट करना है 1.5 डिग्री या कुछ और डिग्री वहां दिया हुआ था। इसके अलावा ये किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2, 3 तो सही है। जैसा मैंने बोला ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, आप खुद ही समझ पा रहे होगे पढ़ के। तो ऑफकोर्स ये रिड्यूस करने का काम आएगा कि ओवरऑल कैसे करके एमिशन को रिड्यूस किया जा सके, है ना। बट ऊपर वाला ये फर्स्ट स्टेटमेंट 2025 तक का नहीं है। जो अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एवरी ईयर अप टू 2030 को ये लिया जाएगा, ठीक है। ये जो आपको रिपोर्ट में मेजर्स जो बात कर रहे हैं 3 की गाइडलाइंस जो दिया है उसमें पहला गाइडलाइन यही है,
ठीक है। बाकी 1.5 डिग्री वाला भी बात सही बात है, ठीक है। तो ये सारे चीज को फॉलो किया जाएगा, 2030 तक देखा जाएगा कि कैसा लोग सभी काम कर रहे हैं, ठीक है, हर साल जो कि रिपोर्ट लाया जाएगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। इससे रिलेटेड भी हमने अपने एनालिसिस वाले सेशन में अच्छे से डिस्कस किया ही था। चलिए देखते हैं, फिर से दो स्टेटमेंट इसके बारे में दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है कि गूगल हैज लॉन्च K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क मोर वाइडली इन इंडिया। तो क्या सही बात है, गूगल है या कोई और बॉडी है, अमेजन है या आपको IBM है? हमने रिसेंटली भी आज मॉर्निंग वाले क्लास में पढ़ा कि IBM के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है द फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल्स। तो ये स्कूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है या आपको कॉलेजेस या कुछ हायर इंस्टीट्यूशंस या प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ही पर्टिकुलरली में दिया हुआ है। देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 सही है, ये स्कूल्स के लिए ही काम किया जा रहा है। बट ये गूगल नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। दोनों ही बहुत बड़े जियांट हैं डिजिटल मार्केट में, बट ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क लाया जा रहा है, जो कि इंडिया में वाइडली यूज किया जाने वाला है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट CSA से रिलेटेड यहाँ 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ करेंसी स्वैप इज टू अवॉइड टर्बुलेंस एंड अदर रिस्क इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो मेन पर्पस है ना करेंसी स्वैप का, वो टू अवॉइड टर्बुलेंस एंड अदर रिस्क, जो भी टर्बुलेंस वगैरह इससे बात है ना, और बहुत डिफरेंट टाइप के रिस्क जो भी होते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में या एक्सचेंज रेट में, उसको स्वैप करने के लिए, उसको जैसे फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा बोथ सेंट्रल और गवर्नमेंट एंगेज इन, मतलब इस तरह का ये टर्बुलेंस को अवॉइड करने के लिए बात बोल रहा है या ये कुछ और बात बोल रहा है, ठीक है। तो इसको ये हो गया यहाँ का इसलिए कीवर्ड। दूसरा बोल रहा है कि बोथ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, तो ये बोथ होगा या सिर्फ सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट सिर्फ, एंगेज इन करेंसी स्वैप विद फॉरेन इंटर काउंटर पार्ट्स, ठीक है। तो मान ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट, मान लीजिए इंडिया का, वो सिंगापुर के सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के साथ ये काउंटर एग्रीमेंट ये साइन करते हैं, कि सही बात है। चलिए देख लेते हैं। तीसरा है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज बायलैटरल। तो ये ऑलवेज जो है ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ऑलवेज बायलैटरल एंड प्रमोट्स बायलैटरल ट्रेड। तो ये यूनिलैटरल होगा, बायलैटरल होगा या मल्टीलैटरल होगा या तीनों ही होगा। तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। करेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं आंसर सही क्या है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी कि स्टेटमेंट 3 गलत है। ये जो ऑलवेज जो दे यही कीवर्ड था, ठीक है ना। ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ना बायलैटरल या मल्टीलैटरल भी काम करता है, ठीक है। मतलब मल्टीलैटरल मतलब मल्टीपल कंट्रीज एक साथ अपना करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, है ना। तो इसलिए ये स्वैपिंग का चीज आपको मल्टीलैटरल भी होता है, सिर्फ बायलैटरल नहीं होता, ये ओनली नहीं रहता या ऑलवेज नहीं रहता। तो यहाँ इसलिए ऑलवेज, ओनली, नोन, अलोन, ये सब चीज यहाँ का कीवर्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेडी भी, स्टेडी रेट से ग्राफ डिक्रीज करना बोल दिया, पर यहाँ स्टेडी नहीं हो रहा, अगर यदि मान लीजिए फ्लक्चुएट करते हुए डिक्रीज कर रहा है, तो ये सब भी कीवर्ड होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपको कंसिडर NEFT से रिलेटेड, ठीक है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, आप लोग मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा रूबरू होंगे। NEFT, IMPS, आपको फिर RTGS, है ना। तो NEFT से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव अभी रिसेंटली लिया गया है, तो उससे रिलेटेड 3 आपको स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। बोल रहा है पहला में कि NEFT हैज बिकम 24/7 फैसिलिटी ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट ऑन बैंक हॉलीडेज। तो ये जो एक्सेप्ट ऑन बैंक हॉलीडेज है ना, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। दूसरा है कि NEFT हैज नो अपर लिमिट टू द ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो NEFT का क्या कोई अपर लिमिट नहीं है क्या? चलिए देख लेते हैं। तीसरा, NEFT ट्रांजेक्शन विल ओनली बी credited to the beneficiary account in batches unlike the IMPS system। तो ये क्या सही बात है कि बैचेस में होगा? अगर आप 10 लाख करें तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके जाएगा, इस तरह का बैचेस में जाएगा। देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, सही आंसर है क्या? तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी हाँ ये बैचेस में होता है। IMPS में क्या होता है, IMPS में तो 2 लाख से ऊपर आप कर भी नहीं सकते, और आपको डायरेक्टली आप अगर 2 रुपये करें या 2 लाख करें, एक बार में आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ आपको जिसको भेज रहे हैं उनको पास चला जाएगा। बट NEFT में ऐसा नहीं होगा, कुछ टाइम लेता है, उसके बाद आपको बैचेस में जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें ये जो इसका कोई अपर लिमिट नहीं है, बट हाँ ये हॉलीडेज में भी काम करता है। पहले था ये 16 दिसंबर से पहले ये था कि ये आपको सिर्फ सुबह का 8 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करता था। उसके अलावा जो हॉलीडेज है ना, बैंक हॉलीडेज, उसमें वो काम नहीं करता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ वहाँ पे था, पर अब जो है 16 दिसंबर के बाद ये कर रहा है।
तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और सॉरी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विल इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स। तो ये जो एनडीएमए है ना, ये एनडीएमए कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ये आपको 4 स्टेटमेंट में बता रहा है। ठीक है, तो कौन सी जगह में ये इन्वॉल्व है, तो आपको ये चारों के चारों में ही इन्वॉल्व है। जैसे अर्थक्वेक हुआ, फ्लड हुआ, सुनामी हुआ, साइक्लोन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, मैनमेड हुआ, किसी मैनमेड डिजास्टर्स में ना ये आ जाएगा, न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल डिजास्टर, केमिकल डायलॉजिकल। उसके अलावा ऊपर वाले दोनों तो आपको नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, तो किसी भी डिजास्टर से रिलेटेड हो तो वो एनडीए में वहाँ पे आएंगे। ठीक है, बट ये है कि जो मिनिस्ट्रीज है वो अलग अलग होते हैं। जैसे फ्लड वगैरह ये सबसे रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड हुआ आपको, तो उस जगह में आ जाता है कौन, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि कैसे करके आप एनडीए में जो एनडीए में फंड है ना, उससे कैसे आप ट्रांजेक्शन और विड्रॉल वगैरह करवा सके। बट अगर आपको ये सुनामी, अर्थक्वेक इस तरह का कुछ आए तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि सारे ट्रांजेक्शन मनी के जो हो वो स्मूथली और सही टाइम पे हो जाए, है ना। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन क्लीन आर्ट। तो ये क्लीन आर्ट से रिलेटेड है, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो ये बोला जा रहा है कि इट इज द फर्स्ट पैन इंडिया ऑपरेशन टू क्रैक डाउन द स्मगलिंग ऑफ मंगूज हेयर। तो मंगूज के हेयर से रिलेटेड ये फर्स्ट पैन इंडिया है क्या, चलिए देख लेते हैं फर्स्ट है क्या सेकंड है। दूसरा है कि ये जो ऑपरेशन है वाज कंसीव्ड बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये कंसीव्ड क्या WCCB के द्वारा है या किसी और बॉडी के द्वारा है। ठीक है, देख लेते हैं तीसरे स्टेटमेंट को भी, एनी स्मगलिंग और पोजीशन ऑफ मंगूज बॉडी पार्ट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर मंगूज का कोई भी पार्ट या किसी चीज का वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं। देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है हमें, तो ये ऑप्शन डी यानी तीनों के तीनों ही सही है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में होगा। ये हमने पढ़ा भी था और स्टार्टिंग में भी आपको डायग्राम ड्राइंग ये जो पिक्चर देखा है, ये हुआ मंगूज बहुत स्वीट होते हैं और देख रहे हैं इनके जो हेयर्स है इनसे ब्रशेस वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसलिए इसकी ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है ऑपरेशन क्लीन आर्ट के नाम से। ठीक है, और ये WCCB के द्वारा ही लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस बेस्ड ओशन सॉल्यूशंस। तो ये PSB OS से रिलेटेड यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 25th सेशन ऑफ द COP25 ऑफ द UNFCCC। ठीक है, तो ये क्या बोला जाए 25th सेशन में हुआ था या किसी और सेशन में किया गया था, वो भी UNFCCC के में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि द प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस बेस्ड ओशन सोल्यूशन एम्स, इसका एम होता है क्या, टू एनहांस द शेयरिंग ऑफ नॉलेज क्रिएटेड बाय वेरियस एक्टर्स इन द ओशन एंड क्लाइमेट कम्युनिटी टू एडवांस ओशन क्लाइमेट एक्शन। देखिए ये क्या कर रहा है, आप पढ़ के ही आपको लगेगा कि ऐसे स्टेटमेंट क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेटरी है। इतना लंबा एक तो स्टेटमेंट है, उसके ऊपर से ये एक्सप्लेन कर रहा है, आप खुद पढ़ के पता चलेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, बट पहला स्टेटमेंट आपको जस्ट पता होना चाहिए, तभी जाके आप सही गलत का मतलब सही गलत जो भी है आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी दोनों के दोनों ही सही है। ये 25th सेशन भले ही कीवर्ड था पर ये सही बात है, 25th सेशन में ही ये चिले में जो हो रहा था उनके प्रेसिडेंसी के अंदर कि उन्होंने ये आपको रिजोल्यूशन पास करवाया था। ये क्या था कि प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस बेस्ड ओशन सोल्यूशंस। ठीक है, ओशन से रिलेटेड जो भी बॉडी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कैसे करके सोल्यूशन दिया जा सके साइंस बेस्ड, तो वो यहाँ पे ये साइन किया गया था, चिले में हो रहा था 25th सेशन जो कि COP25 का। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा टोडिफिकेशन से रिलेटेड। तो टोडिफिकेशन हमने अपने एनालिसिस वाले सेशन में भी डिस्कस किया था। अभी यहाँ पूछा जा रहा है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चारों ही बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए टोडिफिकेशन किससे है। ठीक है, तभी जाके आप कर पाओगे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी ये कन्वर्टिंग बायोमास इनटू कोल लाइक मिनरल। ठीक है, ये इंडिया जो ना स्वीडिश टेक्नोलॉजी से ये लाया गया है, स्वीडन से, जो कि स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करेगा। ठीक है, स्टबल बर्निंग से रिलेटेड हमने पढ़ा भी था डायग्राम के साथ, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ लाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है। हमारे नॉर्थ इंडिया में इस तरह की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो विंटर के समय में जो हाल होता है उस सिचुएशन से बचने के लिए ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अगला क्वेश्चन हो गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है कि इट इज अ प्लेस दैट इज लिस्टेड इन द यूनेस्को एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस।
तो ये क्या यूनेस्को के द्वारा ये स्पेशल या फिजिकल सिग्निफिकेंस को तब लिस्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं यूनेस्को है, ये तो बेसिक्स है, कुछ आपको कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसमें कीवर्ड, ऐसे आप स्टेटमेंट को आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं सही है या गलत है ना। दूसरा है इच वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिमेन्स पार्ट ऑफ लीगल टेरिटरी ऑफ द स्टेट वेयर इन द साइट इज लोकेटेड एंड यूनेस्को कंसिडर इट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रिजर्व इट्स साइट। ये भी स्टेटमेंट देखिए आपको पढ़ के लगेगा कि ये ऐसा सही बात है, ये यूनेस्को के द्वारा ही कुछ एक्सप्लेनेटरी है, इस साइट को प्रिजर्व करने का ही तो काम करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी किस मतलब एक तरह बना के। तो ये सब चीज जो स्टेटमेंट ऐसे ज़्यादातर ही सही होता है। तीसरा स्टेटमेंट है सोचने वाली बात है, इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड। तो सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, क्या है इसका बारे में आपको बताना चाहिए, कितने सारे साइट्स हैं हमारे में, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 तो सही है, तीसरा गलत है क्योंकि इंडिया सेकंड नहीं है, इंडिया सिक्स्थ है, सिक्स लार्जेस्ट है। इंडिया के पास टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें 30 है जो कि कल्चरल साइट्स है, 7 नेचुरल साइट्स है और एक मिक्स साइट है जिसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको टोटल 38 साइट्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को का एक और बात बोला जा रहा है कि ये जो लिस्ट है ये मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है वो यूनेस्को के द्वारा, और इसमें लगभग 21 यूनेस्को मेंबर्स स्टेट्स हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली से, ठीक है। तो ये सारे इसका रूल है और इसकी कुछ आपको कंपोजिशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ITPGRFA, ठीक है। ये ITPGRFA से रिलेटेड यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू द कंजर्वेशन एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। देखिए ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ऐसे और भी जो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल रहा है क्या कि ये एक्सप्लेन कर रहा है इस तरह के जो भी आपको ट्रीटी है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर सही ही होते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हो गया कि इट एम्स टू इंश्योर दैट रिसिपिएंट्स शेयर बेनिफिट्स they derive from the use of plant genetic materials with the countries where they have been originated, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनेटेड हुआ है उस कंट्रीज के साथ भी मतलब ये क्या बोला जाए कि प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स को शेयर किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं सही है या गलत। तीसरा, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी टू रेक्टिफाई द ट्रीटी फॉर एक्सेसिंग प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स। तो रेटिफाई करना जरूरी नहीं है क्या। रेटिफाई से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया है कि मान लीजिए कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन जब आता है ना, तो वो क्या होता है, वो वर्ल्ड लेवल पे कन्वेंशन आता है, उसके बाद जो भी कंट्रीज उनको उनके वो कन्वेंशन उस जिस बॉडी के द्वारा वो कन्वेंशन लाया गया है, तो जो भी बॉडी उसके मेंबर है ना, जैसे अगर यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा कोई भी कन्वेंशन हो तो उनके जितने भी मेंबर्स है ना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपने कंट्री में अपने पार्लियामेंट या जो भी उनके असेंबली है उनसे पास कराया जाए, तभी जाके वो अपने कंट्री में भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसके तहत होगा, जब वो पास कर देंगे ना तो उसको कहते हैं रेक्टिफाई करना, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये क्या ये मैंडेटरी नहीं है। चलिए देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी यानी ये गलत है, मैंडेटरी है, इट इज नॉट मैंडेटरी, गलत बात है। ये मैंडेटरी है कि हर कंट्री जो भी इनके मेंबर है उनको ये ट्रीटी को रेक्टिफाई कराना होगा अपने पर्टिकुलर एरिया में, अपने पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है। जिससे क्या होगा, उनको बेनिफिट होगा कि दोज हु हैव एसेस्ड द मटेरियल्स मस्ट बी ट्रीटी ऑफ इतना, ठीक है। इसके अलावा लगभग ये जो ट्रीटी है 64 ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में ये ध्यान दिया जा रहा है इनटू एन इजीली एक्सेसिबल ग्लोबल पूल ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज दैट इज फ्रीली अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर्स इन द ट्रीटीज रेक्टिफाइंग नेशंस फॉर सम यूजर्स, ठीक है। किसी भी जो भी नेशंस है ना, जो भी इस ट्रीटी को साइन करेंगे तो उनको बहुत सारे पोटेंशियली ये यूज कर पाएंगे इस तरह के ट्रीटी को बिहाफ में, बहुत सारे चीज को, ठीक है। तो इसलिए ये चीज ज्यादा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल ट्रीटी है तो इसको रेक्टिफाई करना भी काफी जरूरी है, तो इसलिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है आपको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। मैंने अपने दूसरे क्वेश्चन में ये रखा था, उसके बाद कुछ देर बाद रखा कि उम्मीद करता हूँ शायद आप लोग अभी बहुत सारे फ्लक्चुएशन आ चुके होंगे आपके माइंड में, इस क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं कि नहीं, ठीक है। बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग है हेल्प करता है कंट्रीज टॉर्न्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कंडीशंस ऑफ लास्टिंग पीस, मतलब पीस नहीं मिल रहा है उस कंट्री को और उस सब जगह में कैसे करके ये कंट्रोल किया जाए, ये उन कंट्रीज में ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जाते हैं, ठीक है। सही बात है। देख लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट भी, इट्स फर्स्ट मिशन इन्वॉल्व टू एस्टेब्लिशमेंट
ऑफ द यूएन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन यूएनटीएसओ। ठीक है, पहला उनका मिशन होता है कि यूएनटीएसओ का वहाँ पे स्थापना करें, वो जिस भी कंट्री में अनरेस्ट चल रहा है, और जो कि सर्व करेगा और मेंटेन करेगा सीज फायर, जो कि 1948 का अरब इसराइली वॉर में उन्होंने जैसे जिस तरह का काम किया था। ठीक है, तीसरा बोला है कि यूएन पीस कीपिंग इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट नॉन यूज ऑफ फोर्स। तो ये कंप्लीट नॉन यूज ऑफ फोर्स है या पार्शियल है या कुछ और बात है, ये यूज करते ही नहीं है या थोड़े थोड़े यूज करते हैं, ये सब चीज आपको बताना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 2 सही है, 3 गलत है। ये कंप्लीट जो बोल रहा है ये बात है सही नहीं है, क्योंकि कुछ कंडीशन में जब सेल्फ डिफेंस की बात आ जाती है तब जाके वो अपने डिफेंस को ही मैंडेट रख लेते हैं। ठीक है, वो तो गए पीस कीपिंग कराना, बट अगर सामने वाला है अगर वार कर रहा है उन पे, तो एज ए सेल्फ डिफेंस तो उनको कुछ करना होगा ना, तो उस जगह में ये किया जाता है। ठीक है, तो उस जगह में वो अपना एक तरह से फोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ट्रांस फैट से रिलेटेड। ट्रांस फैट्स से रिलेटेड यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया ही हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट में कि ट्रांस फैट्स आर अ फॉर्म ऑफ अनसैचुरेटेड फैट दैट कम इन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फॉर्म्स। तो क्या दोनों ही में आता है? चलिए देख लेते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फॉर्म्स दोनों में है या नहीं। Industrial trans fats are used in vegetable fats, oils and baked foods for longer shelf life. तो क्या ये सही बात है कि जो ट्रांस फैट्स है आर यूज इन वेजिटेबल फैट्स बेक्ड फॉर लॉन्गर सेल्फ लाइफ? देख लेते हैं क्या सही है। FSSAI जो है ना एम्स टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स ऑन फूड सप्लाई टू लेस देन 2% बाय 2022। तो लेस देन 2% है 2022 तक में या कुछ और है? ठीक है, तो चलिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, सही स्टेटमेंट है क्या देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी हो गया सही, तीनों के तीनों ही सही है। मैंने FSSAI जो है ना वो 2% का ही टारगेट लिए हुए हैं 2022 तक, ये ट्रांस फैट्स का ना एकदम 2% में ला देना है। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो फूड आउटलेट्स जो कि जिसमें आपको ट्रांस फैट्स या फ्री फैट्स या ऑयल आपको मिलते हैं ना, उनको बोला जा रहा है कि डू नॉट हैव इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स मोर देन 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फूड। अगर 100 ग्राम का फूड है तो 0.2 ग्राम से ज़्यादा आपके मतलब ट्रांस फैट्स नहीं होना चाहिए। वैसे फूड्स में आप अपना लोगो लगा सकते हैं जिसका नाम है ट्रांस फैट्स फ्री लोगो। ठीक है, ये लोगो हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो अगर किसी फूड में आपको ट्रांस फैट फ्री है ना, तो यानी आप समझ लीजिए कि उस फूड में लगभग 0.2 ग्राम ही है। अगर 100 ग्राम का फूड है तो 0.2 ग्राम मिलेगा आपको क्या, ट्रांस फैट। ठीक है, तो ये सब लोगों से रिलेटेड कुछ बातें कि न्यूज़ में लोगो था इसलिए हमने इसका कुछ स्टैटिक पहले का पार्ट भी पढ़ लिया। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपको यूपीओवी से रिलेटेड। तो यूनियन ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, 3 स्टेटमेंट फिर से दिया ही हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि इसका जो मिशन है इज टू प्रोवाइड एंड प्रमोट एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। तो इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन कैसे हुआ जाए, यही इसका काम होता है कि कैसे प्रोवाइड किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए। चलिए देख लेते हैं। तीसरा है इंडिया हैज नॉट ज्वाइंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन। तो इंडिया क्या इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ है? चलिए देख लेते हैं ये सारा चीज। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, तो सही आंसर क्या हो गया आपको, ऑप्शन सी, यानी 1 2 तो सही है, ये तीसरा गलत है, क्योंकि इंडिया तो 2002 में ही ज्वाइन कर लिया था इस यूपीओवी को। ठीक है, और ताकि इतना फायदा जो हो रहा है ये उठा पा रहे हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में का जो जेनेवा है वहाँ पे है ना। तो हम लोग 2002 में पार्टिसिपेट कर गए थे इसमें हम लोग पार्ट थे, और अभी हमें पूछा जा रहा है कि इंडिया इसका पार्टी नहीं। तो बेसिक चीज अगर आपको क्लियर होगा ना, तो यूपीएससी बस बेसिक ही जानना चाहता है। बेसिक नॉलेज लेके आप कैसे अपना यूटिलाइज करेंगे सारा का सारा, आपको बेसिक ही नॉलेज होना चाहिए, बट हर फील्ड का होना चाहिए। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आप पूरा पीएचडी कर लिए और बाकी में जीरो है तो नहीं, यूपीएससी को चाहिए बेसिक बेसिक बट सारा चीज में। ठीक है, हर फील्ड में आप एकदम मतलब बेसिक के मामले में एकदम उस्ताद हो। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपको ताज ट्रेपेजियम जोन से रिलेटेड, टीटीजेड से रिलेटेड। ठीक है, ये टीटीजेड से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको यूपी से रिलेटेड पोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे बात बोला जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, बोल रहा है कि टीटीजेड इज डिफाइंड एरिया अराउंड द ताजमहल टू प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। तो ताजमहल के अराउंड में जो भी एरिया है ना उनको प्रोटेक्ट करने का ये टीटीजेड में लिखा हुआ है। तो ये ताजमहल के अराउंड है या ताज होटल है या कुछ इस तरह का बात है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बैंड द यूज ऑफ कोक इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन टीटीजेड।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है यूज ऑफ कोल और कोक को, या किसी और चीज को बैन किया है, देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि आपको ताजमहल इज द ओनली मॉन्यूमेंट कवर्ड इन टीटीजेड। तो ओनली मॉन्यूमेंट है या इसके साथ और भी कोई है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं सही आंसर है क्या। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 2 सही है, 3 गलत है। ओनली वाला बात है ना, ये गलत है। कोल और कोक से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, सही बात है। ताजमहल को प्रोटेक्ट करने का बात है, ये भी सही है। बट ओनली वाला बात गलत है, क्यों? क्योंकि टीटीजेड ना लगभग 10,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये लाया गया है ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोल और कोक से। इसके साथ ताजमहल के साथ साथ आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी है, ये भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो ये सारे को भी इन्वॉल्व किया गया है। इसका नाम टीटीजेड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो पूरा लोकेशन जो कवर किया जा रहा है ना, वो एक ट्रेपेजॉइड मतलब फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए इसको ताज ट्रेपेजियम जोन बोला जा रहा है, ठीक है, जिसको प्रोटेक्ट करने का बात है। लगभग 16 आपको 10,400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये कवर किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी हो गया सही, स्टेटमेंट 3 आपको गलत है यहाँ पे। बढ़ते हैं हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन में, जो कि सॉरी इसका आंसर आपको यहाँ पर ही विजिबल हो गया है, प्लीज आप लोग थोड़ा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मैं देना भूल गया, मैंने हाइड करना भूल गया। Who among the following are listed as the PVTGs, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि अंडमान निकोबार से रिलेटेड बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या जो भी है, ये क्या अंडमान निकोबार से हैं चारों के चारों, तो ये हमें बताना है। तो ये ऑप्शन सी सही था, क्योंकि टोडा जो है ना, ये टोडा अंडमान का नहीं है, ये आपको तमिलनाडु में आपको ये एक जो ट्राइब है जो कि तमिलनाडु का है, ठीक है, जो कि वहाँ पे पीवीटीजीज में आता है, ठीक है। बट अंडमान का जो पीवीटीजीज है वो हो गया आपका जारावा, सेंटिलीज और शोम्पेन। सेंटिलीज से रिलेटेड आपने सुना ही होगा कि कैसे वहाँ के लोग, एक अमेरिकन मतलब एक जर्नलिस्ट से वहाँ चला गया था, जिसको वहाँ के लोग ने मार दिया था, ठीक है, क्योंकि वो बोला गया था कि वो उन लोग को क्रिश्चियन या किसी और धर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो कुछ उनको उटपटांग लगा, उन्होंने उनको मार दिया, तो इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में था सेंटिलीज। तो सेंटिलीज, शोम्पेन और जारावा जो है ना, ये वहाँ का एक पीवीटीजीज जो कि अंडमान है वहाँ के ये ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। तो उम्मीद किया जा रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और हमारे फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कोर्स भी कर रहे होंगे। जो भी हमारे फ्रेंड्स नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ निराश ना हो, और जितना ज़्यादा हो मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देखें, रिवीजन करें, स्पेशली मॉर्निंग वाले को भी, तभी जाके आप इवनिंग वाले क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये सारे जब चीज हो रहे हैं तब आसानी से आप 80+ बनता है अगर आप मॉर्निंग वाले क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर 80 से कम आ रहा है तो यानी आप लोग ने ध्यान से नहीं दिया है। प्लीज़ रिविजन्स करिए, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी, क्योंकि मैं पीडीएफ तो आप लोग को खुद से प्रोवाइड करूंगा, सारा करंट अफेयर्स का एकदम आप निश्चिंत रहिए। एक एक चीज़ का आपको एकदम सेपरेट वाइज पीडीएफ मिलेगा, जहाँ पे आप इजीली सारी चीज़ को रिविजन कर सकेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, बने रहिए। अगर जो हमारे फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और किसी तरह का भी सुझाव अगर देना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस तरह का कुछ ना कुछ जरूर आपके लिए लेके आऊँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।